तो झारखंड के सीरीज में बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट वीडियो मौर्य काल से पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल मतलब 712 ईस्वी में भारत में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ और उसके बाद मुस्लिम अटैक्स हो रहे थे। और जो पहला मुस्लिम साम्राज्य जो भारत में स्थापित हुआ वो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इसके बीच का जो टाइम है 712 ईस्वी से 1206 के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं पूर्व मध्यकाल, ठीक है। इस समय जो भारत में अधिकतर राजपूत शासक हुए तो इसीलिए पूर्व मध्यकाल को राजपूत काल भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं देखूंगा कि मौर्य काल से पूर्व मध्यकाल तक झारखंड की स्थिति। तो सबसे पहले मौर्य काल। तो मौर्य काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मगध का उत्थान जब हुआ था तो वृहदत्त ने मगध का स्थापना किया। वृहदत्त का बेटा था जरासंध। जरासंध जो है वो झारखंड वाले एरिया मतलब जो मगध का दक्षिणी भाग था वहां पर जरासंध का शासन था। अगर मगध पर कोई वंश आया तो पहला वंश था हर्यक वंश, जिसके राजा थे जो मतलब संस्थापक थे बिंबिसार। तो बिंबिसार में आप एक पॉइंट नोट कर लो कि बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक है। और बिंबिसार के समय गौतम बुद्ध और महावीर बिंबिसार के समय के ही है। तो बिंबिसार चाहता था कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न सम्राट में से, निम्न राजाओं में से कौन चाहता था कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार हो? तो ऑप्शन में अगर बिंबिसार दिखे तो बिंबिसार आप टिक कर सकते हो। बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन। उसके बाद हर्यक वंश के बाद मेरे आ गया शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। उसके बाद आया कालाशोक। फिर नेक्स्ट वंश जो आता है वो नंद वंश। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। और नंद वंश का जो अंतिम राजा था वो था घनानंद, ठीक है। घनानंद काफी क्रूर था और काफी अत्याचारी था, जनता त्राही त्राही था। तो यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, को चाणक्य ने एक ट्रेनिंग दिया। मतलब चाणक्य जिसका अन्य नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को युद्ध में पराजित किया और मगध पर मौर्य साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। तो ये मेरा था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौटिल्य था या चाणक्य था या विष्णुगुप्त था, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने एक किताब लिखा था अर्थशास्त्र, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में जिक्र है, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जिक्र है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा हुआ वो बिंदुसार था। बिंदुसार का जो बेटा हुआ वो अशोक था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। अशोक, ठीक है, काफी महान शासक था और अशोक के समय भारत एक संपूर्ण एक अखंड भारत था। मतलब अशोक के समय पहली बार ऐसा कोई शासक था जो भारत को एक अखंड भारत बनाया। मतलब अफगानिस्तान तक वो भारतवर्षी कहलाता था। अफगानिस्तान तक अशोक का शासन था। वर्तमान का जो अफगानिस्तान है वहां तक अशोक का शासन था। तो अशोक काफी महान सम्राट था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और अशोक के बारे में जो हमें पता चलता है वो बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, बहुत सारा स्तंभ लेख मिला है। तो वहां से हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलता है, जिसमें 13वां शिलालेख में जिक्र है कलिंग युद्ध के बारे में कि कलिंग युद्ध में हुए रक्तपान मतलब ब्लड शेड बहुत हुआ था, बहुत लोगों की हत्या हुई थी। इससे प्रभावित हुआ अशोक, इससे बहुत ज्यादा दुखी हुआ और उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और अशोक पहले शैव धर्म को मानता था, बाद में यह बौद्ध धर्म को मानने लगा, ठीक है। और अशोक जो है वो प्रचार करने के लिए, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बहुत लोगों को भेजा, अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा श्रीलंका, और झारखंड में भी रक्षित नामक अधिकारी को भेजा यहाँ की जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अशोक के बाद क्या हुआ? अशोक के बाद
धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट हुए वो धीरे धीरे कमजोर होते गए। तो अशोक के बाद था कुणाल और सबसे अंतिम था वृहदत्त। तो वृहदत्त का जो सेनापति था पुष्यमित्र, वो वृहदत्त को मार के गद्दी पर बैठ गया और मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया और शुंग वंश स्टार्ट हुआ। तो ये मेरा था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अगर आप परीक्षा में लिखना चाहते हो तो लिख लो। पहला पॉइंट, चाणक्य और विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। दूसरा पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तीसरा पॉइंट, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि अशोक इस युद्ध से काफी दुखी हुआ था और बौद्ध धर्म को मान लिया और चारों तरफ पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट किया। ठीक है, अशोक के बाद का सम्राट था कुणाल, चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट, सब मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा था वृहदत्त, जिसको उसका सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर दिया और भारत में, ठीक है, मौर्य वंश समाप्त हो गया। मगध में मौर्य वंश समाप्त हुआ और शुंग वंश स्टार्ट हुआ। तो ये मेरा था पहला पॉइंट, परिचय। आशा करता हूं परिचय आपको समझ आ गया होगा। आप नोट्स बनाना, आप नोट्स बना लो, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो। नेक्स्ट है नंद वंश। तो झारखंड के संदर्भ में नंद वंश, तो नंद वंश के जो शासक हुए, झारखंड का जो एरिया था वो 90 to 95 या उससे भी अधिक जंगल से घिरे हुए थे और यहाँ का हाथी बहुत फेमस था। ठीक है, तो नंद वंश में क्या हुआ कि यहाँ के जो राजा थे वो यहाँ की जनजातियों को सैनिक के रूप में यूज करते थे और, ठीक है, यहाँ की हाथियों को, ठीक है, अपनी सेना में यूज करते थे। तो झारखंड की जनजाति को और हाथी को कौन यूज करता था? तो नंद वंश। समाप्त। अब अर्थशास्त्र, तो मैंने आपको बताया था कि चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है, इस अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, जहां से चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 3 बातों को वर्णन किया झारखंड के संदर्भ में। झारखंड के संदर्भ में 3 बात है। पहला कि झारखंड को कुक्कुट देश कहा है। झारखंड को कुक्कुट देश कहा है। अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश कहा है। और झारखंड में गणतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब रिपब्लिक, ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था की जिक्र है। अब गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब जहां का मुखिया मतलब हेड मतलब राजा चुन कर आता हो, लोगों के द्वारा चुन कर आता हो, ना कि वंश के आधार पर आता हो, उसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। जैसे वर्तमान में जो भारत का जो मुखिया है मतलब राष्ट्रपति है, वो चुन कर आता है, ना कि वंश के आधार पर आता है। तो भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। तो इसी तरह तो झारखंड का जो उस समय कुक्कुट देश कहा जाता था, उस समय वहां का शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। ठीक है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश कहा गया। ठीक है, दूसरा, अर्थशास्त्र में ऐसा जिक्र है कि आटविक नामक पदाधिकारी को झारखंड अर्थात कुक्कुट देश में नियुक्त किया जाता था। आटविक नामक पदाधिकारी को झारखंड अर्थात कुक्कुट देश में नियुक्त किया जाता था। क्यों? ताकि यहाँ की जनजातियों पर नियंत्रण रखा जा सके और मगध के हित में उनका यूज किया जा सके। क्यों? ताकि यहाँ की जनजातियों पर नियंत्रण रखा जा सके और मगध के हित में उनका यूज किया जा सके। तीसरा, जो अर्थशास्त्र है उसमें ऐसा जिक्र है कि इंद्रवाहक की नदियां, मेनली बात किया गया है ईब और शंख नदी। इंद्रवाहक की नदियां मतलब वर्तमान में जो ईब नदी है, शंख नदी, वहां पर से हीरे प्राप्त होते थे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार झारखंड के संदर्भ में 3 बात। पहला, झारखंड बराबर कुक्कुट देश, यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था। झारखंड में आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति। तीसरा, इंद्रवाहक की नदी मतलब ईब और शंख नदी से हीरे मिलते थे। तो ये मेरा हुआ, ठीक है, अर्थशास्त्र।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं, बस ये कि यहाँ की जनजाति और यहाँ के हाथी का वो भी यूज करते थे सेना और सैनिक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट अशोक। अब अशोक का जो है, ठीक है, वो झारखंड की जनजातियों पर बहुत प्रभाव था। अशोक के शिलालेख 13 जो 13वां शिलालेख, वहां पर कलिंग युद्ध का जिक्र मिलता है। और ठीक है, 13वां शिलालेख में यह जिक्र मिलता है कि झारखंड को आटविक कहा गया। ठीक है, 13वां शिलालेख में झारखंड को, मतलब वर्तमान झारखंड या छोटा नागपुर को आटविक कहा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि झारखंड को आटविक कहा गया, ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में इसका वर्णन है, तो 13वां शिलालेख में। अब आटवी जो एरिया था, वहां की जो जनजाति थी उसको आटविक जनजाति कहे। उनके समक्ष बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। तो अशोक ने रक्षित नामक अधिकारी को क्यों भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। कहा? तो आटविक नामक प्रदेश के जो जनजाति रह रहे वहां। अब देखिए, रक्षित नाम से क्लियर, रक्षित मतलब रक्षा करेगा धर्म का। ठीक है, तो ये एक तरह का बौद्ध भिक्षु लोग होते थे जो धर्म का प्रचार करने के लिए झारखंड मतलब आटविक मतलब कुकुट देश आए। ठीक है, नेक्स्ट अशोक के दूसरे शिलालेख में यह वर्णन है कि इस क्षेत्र के लोगों को, मतलब झारखंड मतलब आटविक मतलब कुकुट देश, इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना होगा। इसका मतलब जो बौद्ध धर्म है उसको स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। और ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं अशोक का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था झारखंड में। ठीक है, और अगर आप बात करोगे मगध की सीमा झारखंड में, तो मगध की जो सीमा है वो झारखंड में वो दामोदर नदी तक था। ठीक है, कहां तक था? दामोदर नदी तक था। चलो, इसके बाद मैं देख लेता हूं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब मैं आपको बताया अशोक के बाद आ गया कुणाल। कुणाल के बाद धीरे धीरे शासक कमजोर हो रहे थे और सबसे अंतिम शासक था मौर्य वंश का वृहदत्त। वृहदत्त को उसका सेनापति पुष्यमित्र ने मार दिया और गद्दी पर बैठा। इस तरह से शुंग वंश का स्थापना हुआ। तो मौर्योत्तर काल मतलब होता है कि मौर्य के बाद का समय। ठीक है, तो मौर्य उत्तर काल में मेनली 3 शासक हुए। ठीक है, मेनली 3 वंश हुआ। पहला था शुंग वंश, दूसरा था कण्व वंश और तीसरा था आंध्र सातवाहन वंश। आप इसको नोट करना है तो लिख लेना। अभी मैं मौर्योत्तर काल देख रहा हूं। ठीक है, मौर्योत्तर काल में पहला है परिचय, तो मैं अभी परिचय बता रहा हूं। आप हेडिंग बना लो मौर्योत्तर काल में झारखंड। तो परिचय में क्या है कि मौर्य साम्राज्य का जो आखिरी राजा था वृहदत्त, उसका सेनापति पुष्यमित्र ने वृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना किया। तो पहला पॉइंट मेरा है परिचय में, पहला पॉइंट कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। खत्म। मौर्योत्तर काल में एक है, उसके बाद कौन आया? वंश आया। उसके बाद मेरा आया है, ठीक है, शुंग वंश के बाद मेरा आया कण्व वंश। कण्व वंश, तो कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव कण्व। ठीक है, वासुदेव कण्व। उसके बाद मेरा आया है आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश, और इसके संस्थापक थे सिमुक। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में हमने एक पहला पॉइंट देखा कि मौर्य वंश का आखिरी राजा, ठीक है, वृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने किया और शुंग वंश का स्थापना किया। दूसरा पॉइंट देखें कि शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया जिसके संस्थापक वासुदेव कण्व थे। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि कण्व वंश के बाद आंध्र सातवाहन वंश आया जिसके संस्थापक सिमुक थे। तो परिचय में 3 पॉइंट लिख लो। चौथा पॉइंट परिचय में, अभी मेरा मौर्योत्तर काल का परिचय चल रहा है। तो मौर्योत्तर काल में ही क्या हुआ ना कि बहुत सारा विदेशी आक्रमण भी हुआ। ठीक है, इसी दौरान भारत में बहुत सारा विदेशी आक्रमण हुआ था, जैसे हिंद यवन, इंडो ग्रीक। अभी जो ग्रीक है ना कि वहां के शासक लोग यहां पर आके अटैक किए। हिंद यवन, शक मतलब सिथियन, इंग्लिश में सिथियन बोला जाता है, पल्लव, कुषाण। ठीक है, ये सीक्वेंस याद करना कि 4 विदेशी अटैक हुआ था। पहला हिंद यवन, दूसरा शक, तीसरा पल्लव, चौथा कुषाण। ठीक है, हिंद यवन, शक, पल्लव, कुषाण। तो कुषाण जो थे उसका सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। ठीक है, कुषाण का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। जब कनिष्क गद्दी पर बैठा था 78 ईस्वी में,
जब 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा था तो शक संवत मतलब एक कैलेंडर चलाया था, शक संवत, जो वर्तमान में भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, तो हमने आपको मौर्योत्तर काल का परिचय में 4 पॉइंट समझाया। क्या? पहला पॉइंट ये कि मौर्य वंश का आखिरी राजा कौन था? तो वृहदत्त, उसको उसके सेनापति ने हत्या कर दिया। आप वीडियो पॉज करके अपना नोट्स बना लेना, पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं होता है कि मैं सब कुछ लिख दूं, इसीलिए आपको वीडियो पॉज करना और इसका नोट्स बना लेना है। तो पहला पॉइंट परिचय, अभी मेरा परिचय चल रहा है। पहला पॉइंट ये कि मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहदत्त को उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर मौर्य वंश समाप्त कर शुंग वंश का स्थापना किया। पहला पॉइंट समाप्त। दूसरा, शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया। कण्व वंश आया जिसके संस्थापक थे वासुदेव कण्व। तीसरा, कण्व वंश के बाद आंध्र सातवाहन वंश आया, मेनली महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र वाले एरिया में था, आंध्र प्रदेश वाला, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाला एरिया में आंध्र सातवाहन वंश, इसके संस्थापक सिमुक थे। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, इसी दौरान आप लिखते ना, इसी दौरान भारत में बहुत विदेशी आक्रमण भी हुए, जिसका सीक्वेंस मतलब कैसे कैसे विदेशी आक्रमण हुए। तो पहला आक्रमण हुआ हिंद यूनान मतलब इंडो ग्रीक, दूसरा आक्रमण हुआ शक, तीसरा आक्रमण हुआ पल्लव, शक को इंग्लिश में सिथियन भी बोलते हैं, सिथियन, और चौथा आक्रमण हुआ कुषाण। ठीक है, यह आपने लिख लिया। पांचवा पॉइंट लिखो कि कुषाण का जो सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। जब वो गद्दी पर बैठा था, मतलब देखो भारत में आक्रमण किया, यहाँ का कुछ हिस्सा को जीता और यहीं पर गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब गद्दी पर बैठा था 78 ईस्वी में, तो उस समय एक कैलेंडर चलाया था जिसको बोलते हैं शक संवत, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, तो परिचय में आपको मैंने 5 पॉइंट बताया। अब उत्तर मौर्य काल में, झारखंड के संदर्भ में उत्तर मौर्य काल, तो झारखंड में बहुत सारे सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो जिससे हमें यह पता चलता है कि अच्छा, उत्तर मौर्य काल के समय झारखंड भी प्रभावित रहा था। ठीक है, तो सिक्के कहां कहां से मिले हैं यह आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो फिर से मैं आपको बताता हूं, रांची 3 जगह से सिक्का मिला है। ठीक है, सिक्का ये आप एकदम भेभिया आप नोट कर लो, रांची, ठीक है, कहां कहां से सिक्का मिला है? तो रांची से मिला है। ठीक है, यहां से आप चाईबासा से मिला है और सिंहभूम से मिला है। कहां कहां से मिला है? रांची, चाईबासा और सिंहभूम। रांची से, ठीक है, कनिष्क समय के सिक्के, रांची से कनिष्क समय के सिक्के, कनिष्क काल के सिक्के, पहला। दूसरा, सिंहभूम, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के, और तीसरा चाईबासा, चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के। अब याद कैसे करना? रांची, ठीक है, याद कैसे करना है? रांची, इधर है रा, यहां ची, यहां पर है कनिष्क, तो यहां पर, यहां से नी और यहां पर ची, तो चीनी। जैसे आपको ऑप्शन में दिखेगा तो चीनी, अच्छा रांची, चीनी मतलब कनिष्क। ठीक है, तो रांची से कनिष्क। दूसरा क्या है? रांची के बाद मेरा हो गया सिंहभूम, रोमन, ऑब्वियस है ना, सिंह, रोमन, रोमन्स जो आए थे वो सिंह के जैसा थे, तो सिंहभूम से रोमन। तीसरा क्या है? चाईबासा। अब चाईबासा इंडो सिथियन, अब चाय का जो पैकेट है उसको सिया जाता है ना, तो चाय है उसको सी दिया जाएगा। ठीक है, तो चाईबासा इंडो सिथियन। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनका प्रभाव कहीं ना कहीं झारखंड में भी था। तो ये मेरा था उत्तर मुगल काल। चलो, अब उत्तर मुगल काल के बाद आता है गुप्त काल। ठीक है, उत्तर मुगल काल के बाद गुप्त काल। तो गुप्त काल में हमारा, ठीक है, झारखंड में गुप्त काल का, ठीक है, प्रभावित किस प्रकार झारखंड जो है वो गुप्त काल से किस प्रकार प्रभावित था। तो सबसे पहले इसमें मेरा पहला पॉइंट है परिचय। तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि गुप्त काल, ठीक है, वो क्या है,
कौन कौन राजा हुए, कौन संस्थापक था, ठीक है। तो गुप्त काल में श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य का स्थापना किया। गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त। श्री गुप्त के बाद आया घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद आया स्कंदगुप्त, और सबसे अंतिम में था विष्णुगुप्त। तो ये मेरा गुप्त साम्राज्य के शासकों का क्रम था। कैसे कैसे था, ठीक है। सबसे पहले जो मेरा आया वो कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, और सबसे लास्ट में कौन था? विष्णुगुप्त, ठीक है। ये मेरा परिचय नंबर 1। परिचय में आप पॉइंट बनाते चल जाओ, परिचय नंबर 1, परिचय नंबर 2, ठीक है। मतलब इसमें पॉइंट मैं आपको समझाता रहा गुप्त में, ठीक है। तो ये मेरा पहला था। अब जो श्रीगुप्त था वो संस्थापक था, ठीक है। श्रीगुप्त था, संस्थापक था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, तो पॉइंट नंबर 2 आपको लिखना है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन ने, देखो, एक प्रशस्ति का, प्रयाग प्रशस्ति मतलब हुआ कि पत्थर पे खोद खोद के समुद्रगुप्त का जीवन में जो उसका लड़ाई वगैरह था, जो उपलब्धि था, उसके बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। कौन किया है? तो हरिसेन। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो पॉइंट नंबर 2 आप लिख लो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति का, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण करवाया, जिसमें झारखंड का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड का उल्लेख है। झारखंड को इसमें मुरुंड कहा गया है, ठीक है। ये मेरा था दूसरा पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट में आपको सीक्वेंस बताया, दूसरा पॉइंट में मैं आपको बताया कि समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बाद जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ठीक है, फाहियान नामक चीनी व्यक्ति झारखंड आया था। फाहियान नामक चीनी व्यक्ति जो है वो भारत आया था, ठीक है, और वो झारखंड भी आया था। तो फाहियान जो है वो झारखंड को, जो छोटा नागपुर है, इसको वो क्या बोला था, ठीक है, कुक्कुट लाड। मैं आपको बताया था फाहियान, ठीक है, फाहियान क्या बोला था? कुक्कुट लाड, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फाहियान जो है वो झारखंड के कटहल के बारे में बहुत वर्णन किया अपना किताब में, ठीक है। फाहियान का जो बुक है फोकोक्वी, उसमें वो झारखंड के कटहल के बारे में बहुत वर्णन करता है। झारखंड को फाहियान ने कुक्कुट लाड कहा है, ठीक है। उसके बाद फाहियान, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त से आपको याद रखना है कि नालंदा का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था, ठीक है। तो ये मेरा हुआ परिचय। अब परिचय लिख लेना। अब मैं गुप्त काल झारखंड के संदर्भ में मैं देखता हूं, गुप्त काल झारखंड के संदर्भ में। तो पहला समुद्रगुप्त। तो झारखंड को, ठीक है, आटविक कहा जाता था उस समय, झारखंड को आटविक कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त का जो है वो आटविक पर विजय, मतलब झारखंड जो है वो समुद्रगुप्त के अंडर में था, ठीक है। पहला पॉइंट, झारखंड समुद्रगुप्त के अंडर में था। दूसरा, जो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसका जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें झारखंड या मतलब छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है, ठीक है। मैं आपको बताया था कि उत्तर वैदिक के समय झारखंड में फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश का स्थापना हो रहा था, ठीक है। नागवंश का स्थापना हो गया था झारखंड में फनी मुकुट राय के द्वारा। तो नागवंश झारखंड में चल रहा था। तो आपसे पूछ देगा कि समुद्रगुप्त के समय नागवंशी राजा कौन था? तो प्रताप राय। समुद्रगुप्त के समय नागवंशी राजा कौन था? तो प्रताप राय, ठीक है। नेक्स्ट, अब झारखंड में बहुत सारा राजा था, छोटा छोटा अपना अपना लेवल पर राजा था। तो झारखंड का ही एक छोटा सा राजा था, उसका नाम था पुंडवर्धन, ठीक है। उसको समुद्रगुप्त ने हराकर गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहां से हमने देखा कि समुद्रगुप्त
के बारे में कि झारखंड मतलब जो आटविक है वो समुद्रगुप्त के अंडर में था। दूसरा पॉइंट, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति था उसमें झारखंड को मुरुंड देश कहा गया। तीसरा पॉइंट, झारखंड का जो लोकल एक राजा था पुंडवर्धन, उसको समुद्रगुप्त ने हराया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। चौथा पॉइंट कि समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त के समय नागवंशी राजा प्रताप राय था। इधर समुद्र है तो इधर प्रताप था। तो ये 4 पॉइंट समुद्रगुप्त से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने पलामू में मंदिर बनवाया। चलो मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूं कि भारत में पहली बार मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में स्टार्ट हुआ है। गुप्त काल से पहले कहीं पर भी भारत में मंदिर नहीं मिला है, मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। इसका मतलब इस बात क्लियर हो जाता है कि जो पहली बार मंदिर बनना शुरू हुआ वो गुप्त काल में ही मंदिर बना है। उससे पहले झारखंड में, पूरा भारत में कहीं मंदिर नहीं था। तो गुप्त काल में मंदिर बनना शुरू हुआ तो ऑब्वियस है कि झारखंड में भी मंदिर बना होगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने पलामू में एक मंदिर बनवाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके अधीन झारखंड इसके अधीन था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था। ठीक है, फाहियान जो है वो झारखंड को कुक्कुटलाट कहा। अब झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष मतलब गुप्त समय के अवशेष मतलब कहां कहां गुप्त समय का मिला। तो मैं आपको पहले ही बताया कि झारखंड में, ठीक है, जब पूरा भारत में मंदिर बन रहा था गुप्त समय में, तो ऑब्वियस है कि झारखंड में भी कब बना होगा, गुप्त समय में ही मंदिर बना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हजारीबाग में 2 जगह है, एक है सतगावा, एक है महुदी पहाड़। हजारीबाग का सतगावा, हजारीबाग का महुदी पहाड़। हजारीबाग का सतगावा, हजारीबाग का महुदी पहाड़ में गुप्तकालीन मंदिर मिला है। हजारीबाग का सतगावा, हजारीबाग का महुदी पहाड़, हजारीबाग का सतगावा, हजारीबाग का महुदी पहाड़ में गुप्तकालीन मंदिर मिला है। रांची में पिठोरिया, रांची में एक जगह पिठोरिया जहां गुप्त काल के कुआं मिला है। रांची में एक जगह पिठोरिया जहां पर गुप्त काल का कुआं का अवशेष मिला है। ठीक है, यह हो गया मेरा गुप्त काल। अब गुप्त के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल है। गुप्तोत्तर मतलब गुप्त के बाद। तो गुप्तोत्तर काल में मेनली हमें 2 चीज पढ़ना है, एक बंगाल का गौड़ वंश और दूसरा वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। ठीक है, मेनली गुप्तोत्तर काल में झारखंड के संदर्भ में हमें 2 चीज पढ़ना है, एक बंगाल का गौड़ वंश और दूसरा पुष्यभूति वंश या, ठीक है, या वर्धन वंश। तो बंगाल का जो गौड़ वंश था उसमें मेनली शशांक का शासन चल रहा था और वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश में इसका जो सबसे प्रभावी, जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ उसका नाम था हर्षवर्धन। तो झारखंड के संदर्भ में हमें क्या क्या पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में और शशांक के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट गौड़ शासक शशांक। अब मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। देखो, जो बंगाल का गौड़ शासक था शशांक, ठीक है, वो बंगाल के साथ साथ झारखंड को भी अपने कब्जे में कर लिया था और पहला शासक था जो झारखंड को अपना राजधानी बनाया। मतलब अभी तक का सबसे पहला शासक शशांक था जो झारखंड को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, शशांक झारखंड को राजधानी बनाया। शशांक जो था वो कट्टर शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था कट्टर। ठीक है, और इसका उल्लेख हेनसोंग ने किया है कि शशांक जो है वो बहुत सारे बौद्ध धर्म को, बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। ठीक है, बेनुसागर में जो एक शिव मंदिर है उसको शशांक ने ही बनवाया था। ठीक है, और भी तेलकुप्पी का मंदिर और भी मंदिर शशांक ने बनवाया था। तो शशांक जो है वो बौद्ध धर्म के लिए एकदम विनाशकारी साबित हुआ। वो बौद्ध केंद्रों को नष्ट किया, मतलब बौद्ध धर्म को बर्बाद करना चाहता था और शैव धर्म को बढ़ाना चाहता था। ठीक है, ये शशांक का मेरा हिस्ट्री था। अब बेनुसागर जो है वो है कहां, तो आप सिंहभूम जाओगे और सिंहभूम के बगल में आता मयूरभंज जो उड़ीसा का बॉर्डर पे, तो वहीं पर आपको कहीं पर बेनुसागर है। ठीक है, तो यहां पर मैं शशांक के बारे में देखता हूं। तो शशांक में पहला पॉइंट, इसने अपने राजधानी बनाया था बड़ा बाजार और दुलमी, बड़ा बाजार और दुलमी। ठीक है, जो झारखंड में। तो शशांक ने बड़ा बाजार और दुलमी को
झारखंड में अपनी राजधानी बनाया था। एकमात्र शासक जो झारखंड में राजधानी बनाया था शशांक, बड़ा बाजार और दुलमी। शशांक ने बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। शशांक के समय नागवंशी राजा कौन था? तो हरिराय और गजराय। नागवंशी राजा कौन था? हरिराय और गजराय। अब बेनुसागर का जो शिव मंदिर है या दुलमी का मंदिर, शिव मंदिर, तेलकुप्पा का शिव मंदिर, ये सब कौन बनाया है? तो शशांक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? बेनुसागर का शिव मंदिर। ठीक है, बेनुसागर कहाँ है? तो सिंहभूम और मयूरभंज के बाउंड्री के पास है बेनुसागर। तो ये मेरा हो गया शशांक। अब हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में इतना ही जानना है कि हर्षवर्धन के समय, ठीक है, चीनी यात्री ह्वेन आया, ठीक है, जो झारखंड को कीना सूफालाना, हेन सॉन्ग गाना गा रहा था, कीना सूफालाना कह के बुलाया। ठीक है, और ह्वेन का और हर्षवर्धन का जो मुलाकात है वो कहां पर हुआ? तो राजमहल में हुआ था। इस जगह को कांजागल, कांजागल राजमहल की पहाड़ी में एक जगह है कांजागल, वहीं पर इन लोग का पहली बार मुलाकात हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजमहल वाला एरिया था वो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के अधीन था। ठीक है, चलो यहां पर आपको एक नोट करवाना है कि जीवगुप्त टू का झारखंड में शरण। ठीक है, अब एक बार हुआ था क्या कि आप एक नोट में लिख लेना कि कन्नौज का राजा था यशोवर्मन। ठीक है, कन्नौज का एक राजा था यशोवर्मन। ठीक है, कन्नौज का राजा था यशोवर्मन। वो क्या किया था कि मगध का राजा जीवगुप्त द्वितीय पर अटैक कर दिया था। जीवगुप्त द्वितीय पर अटैक कर दिया था। इस कारण जो जीवगुप्त द्वितीय था ये भागकर झारखंड में शरण लिया था। ठीक है, इसके बाद मेरा हो गया गुप्तोत्तर काल। इसके बाद मैं देखता हूं पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में आपको बताया कि पूर्व मध्यकाल जो है वो 712 ईस्वी में पहली बार मुस्लिम अटैक भारत में हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। और पहली बार अगर कोई मुस्लिम साम्राज्य जो भारत में स्थापित हुआ वो हुआ है 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। तो इसके जो बीच का समय 712 से 1206 लगभग 400-500 साल का जो समय है, इसी समय को हम लोग पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। मेनली भारत में इस समय राजपूत शासक ज्यादा हुए, तो यही कारण है कि पूर्व मध्यकाल को राजपूत काल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट मेरा है पूर्व मध्यकाल, इसको राजपूत काल भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताया राजपूत काल। सबसे पहला पॉइंट ये क्या है कि झारखंड में जो नागवंशी शासक थे वो खुद को राजपूत कहते थे। ठीक है, झारखंड में जो नागवंशी शासक थे वो खुद को राजपूत कहते थे। अब गुमला में 2 मंदिर है जो इसी समय का है, पूर्व मध्यकाल का ही है। एक है हापामुनि गांव में महामाया मंदिर। गुमला के हापामुनि गांव में महामाया मंदिर है। गुमला के हापामुनि गांव में महामाया मंदिर है। इसको कौन बनवाया था? नागवंशी राजा गजघंट राय। और इसके जो प्रथम पुरोहित थे वो हरिनाथ थे। ठीक है, तो गुमला में जो हापामुनि गांव है वहां पर महामाया मंदिर है। इसको बनाया कौन था? नागवंशी राजा गजघंट राय। और प्रथम पुरोहित कौन थे? हरिनाथ। गुमला में एक और मंदिर है टांगीनाथ का मंदिर। ये दोनों कब का है? पूर्व मध्यकाल का। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में गुमला में 2 मंदिर। पहला हापामुनि गांव में, गुमला के हापामुनि गांव में महामाया मंदिर। गुमला के हापामुनि गांव में महामाया मंदिर। गुमला के हापामुनि गांव में महामाया मंदिर बनाया कौन? गजघंट राय, नागवंशी राजा गजघंट राय। बनाया कौन? नागवंशी राजा गजघंट राय। प्रथम पुरोहित हरिनाथ। प्रथम पुरोहित हरिनाथ। ठीक है, गुमला के हापामुनि गांव में महामाया मंदिर बनवाया कौन? नागवंशी राजा गजघंट राय। प्रथम पुरोहित हरिनाथ। दूसरा गुमला में टांगीनाथ का मंदिर। गुमला में टांगीनाथ का मंदिर। इटखोरी, इटखोरी में आपको बताया था, जो इटखोरी में चतरा में है इटखोरी, जो भद्रकाली का मंदिर है। ठीक है, ये भद्रकाली का मंदिर पूर्व मध्यकाल का ही है। ठीक है, मैं आपको बताया था कि पाल वंश का जो महेंद्र पाल है उसका शिलालेख भी यहाँ पर पाया गया है। इस ठीक है, तो इटखोरी का जो भद्रकाली मंदिर है वो भी पूर्व मध्यकाल का ही है। रजरप्पा में जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वो भी पूर्व मध्यकाल का ही है। ठीक है, रजरप्पा में जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वो भी पूर्व मध्यकाल का ही है।
पूर्व मध्य काल में जो संस्कृत साहित्य लिखा गया, ठीक है, उसमें झारखंड को कलिंद देश कहा गया। मैं आपको लिंक बताया था, क से कलिंद, क से काल, ठीक है। चलो अब एक पॉइंट और क्या है कि 13वीं शताब्दी में पहली बार उड़ीसा का एक शासक था नरसिंह देव द्वितीय। उड़ीसा का एक शासक था नरसिंह देव द्वितीय, जो खुद को झारखंड का राजा घोषित कर दिया, बोला हम झारखंड का राजा है। और पहली बार उसके ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। मैं आपको पहला चैप्टर नामकरण में बताया था कि झारखंड शब्द का पहली बार उल्लेख कब मिलता है, तो 13वीं सदी का ताम्रपत्र, यही वाला ताम्रपत्र है। वो ताम्रपत्र किसका था? नरसिंह देव टू का। नरसिंह देव टू कौन था? उड़ीसा का शासक, जो घोषित कर दिया था कि मैं झारखंड का राजा हूं। और झारखंड शब्द पहली बार कब आया है? तो नरसिंह देव टू के ताम्रपत्र में, जो 13वीं सदी का था। तो इस तरह से ये चैप्टर मेरा यहाँ पर समाप्त होता है और फिर नेक्स्ट चैप्टर है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।